कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। रूही ने करण की फ़ोटो को सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करण की जगह वो किसी को कैसे दे दे। उन दोनों की यादें बहुत खूबसूरत यादें हैं। वो रोते रोते कहती है, करण जी लौट आइए, मुझसे सह नहीं होता, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आप ये कैसा वादा ले गए हैं मुझसे। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। इतनी जल्दी मुझे कैसे छोड़ गए। आपने कहा था आप मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे हमेशा प्यार करेंगे। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी आप मेरे पास होंगे। और आज आप नहीं हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। इन सबको लगता है आप नहीं आएंगे, पर मुझे पता है आप लौट आएंगे। मैं महसूस कर सकती हूँ आप हैं, बस आप आना नहीं चाहते। वो बहुत रो रही थी। वो खुद से बातें कर रही थी और रोते रोते पता नहीं वो कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। वैसे भी इस वक्त दवाइयों का असर उस पर हावी होने लगा था। करण की यादें उसे दिन रात तड़पाने लगी थी। वो अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रही थी। अगले दिन दादी माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। रूही उनके पास जाती है और उनके पैरों के पास बैठ जाती है और हल्के से उनके पैरों को छू लेती है। दादी माँ ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन रूही को देखकर उन्होंने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर इस वक्त दर्द था। भले ही वो कितनी पत्थरदिल या स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर अपने पोते को खोने के बाद वो दर्द में थी। वो बहुत टूटी हुई थी। ऊपर से रूही की ऐसी हालत उन्हें और भी ज़्यादा दर्द दे रही थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस लड़की की पूरी ज़िंदगी बिखर कर रह गई। उनका सब्र अब ख़त्म सा हो गया। इसीलिए शायद वो चाहती थी कि विवेक शादी कर ले रूही से। रूही की आंखों से आंसू बहकर उनके पैर पर गिरने लगते हैं। दादी माँ फिर से आंखें बंद कर लेती है। वो खुद को शांत करती है और फिर कहती हैं, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकती हूँ। मैं कभी भी तुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं करूँगी। जितना प्यारा मुझे करण था उतना ही प्यारी मुझे तू भी है। मैं चाहती हूँ तू खुश रहे। पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, ये सोच कर ही मुझे दर्द महसूस होता है। जब मैं अकेली थी तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, वो पल चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत अकेलापन महसूस होता था। बच्चों के लिए पिता का साया बहुत ज़रूरी होता है। वो बड़ा होकर अपने पिता के बारे में पूछेगा तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे। भले ही करण के बारे में तुम गर्व से उसे बताओगी, पर उसके अंदर अकेलापन तो रहेगा ना। रूही रोने लगती है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रही थी। दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखते कहती हैं, तुम जानती हो कि एक बच्चा जिसे माँ और बाप का साया दोनों मिला वो पूरी ज़िंदगी खुश रहता है। तुम उसकी माँ तो बन जाओगी, पिता बनने की कोशिश भी करोगी, पर उसे वो हिम्मत, वो हौसला कैसे दे पाओगी जो शायद एक पिता ही दे सकता है। क्या तुम चाहती हो वो पिता के प्यार से ओझल रह जाए? जब वो बड़ा होकर सवाल करेगा कि उसकी ज़िंदगी में पिता क्यों नहीं है तो तुम क्या कहोगी? मेरे पोते पर मुझे गर्व है, पर उसकी ज़िंदगी शायद इतनी ही थी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे पड़पोते की ज़िंदगी में अकेलापन भर जाए। तुम कैसे पूरी ज़िंदगी उसके साथ काट पाओगी? तुम्हारी अभी उम्र कुछ भी नहीं है। रूही रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। दादी फिर से कहती हैं, मैं जानती हूँ तू किसी को अपने पति की जगह नहीं देना चाहती। तू करण की जगह किसी को नहीं देना चाहती। करण तेरी मोहब्बत है, पर सिर्फ एक दोस्त मानकर रिश्ता निभा ले। रूही रोते हुए कहती है, ये उसके साथ गलत होगा दादी। मैं उसे वो खुशी कभी दे नहीं पाऊंगी जो एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। मैं विवेक को वो सुख कभी नहीं दे पाऊंगी। मैं उसे कभी वो खुशी कैसे दूंगी? कभी उसे वो संतुष्टि नहीं मिलेगी हमारे रिश्ते से। वो सिर्फ एक बोझ की तरह रह जाएगा जो मेरा बोझ हो रहा होगा। वो कैसे मेरे साथ खुश रह सकता है? मैं कैसे उसके साथ आगे बढ़ जाऊं जब मेरे दिल में सिर्फ करण बसते हैं, मेरी आत्मा सिर में सिर्फ करण बसते हैं। रूही बहुत रो रही थी। दादी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। ये लड़की इतना टूटी हुई है, इतना दर्द में है और अभी भी इसे दूसरों की चिंता है। इसीलिए उन्हें रूही पसंद थी, क्योंकि ये दिल की साफ थी। इसमें दिखावा नहीं था, जलन नहीं थी और कोई लालच नहीं था। मेहरा परिवार का हर इंसान खुद को खुशकिस्मत मानता था कि रूही जैसी लड़की उनके घर आई, जो अब भी दूसरों के बारे में सोच रही थी जब वो खुद इतनी दर्द में थी। लेकिन उसके नसीब में शायद खुशियाँ लिखी नहीं थी। भगवान ने करण की ज़िंदगी इतनी छोटी क्यों लिख दी?
दादी के पास कोई जवाब भी नहीं था कि करण कब आएगा। रूही के सवाल बहुत ज़्यादा थे और अब तो अकेलेपन में वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती थी। उसने खुद को मारने तक की कोशिश की। भले ही वो बच्चे के लिए जीना चाहती हो, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। दादी रूही के आंसू साफ करते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियों से ही आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ तेरी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, तेरे बच्चे की भी। तुझे वो दुनिया की हर खुशी मिल जाए। मैं नहीं जानती भगवान ये क्या खेल खेल रहे हैं। अगर उन्हें कुछ करना होता तो मुझे ले जाते। शायद उन्होंने तुझसे इतना कुछ छीन लिया तो तुझे कुछ बेहतर भी दे देंगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो रूही के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती। रूही उठी और अपने कमरे में आ गई। वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। उसका दिमाग थक चुका था। वो मेंटल स्टेट में नहीं थी। वो बहुत बुरा महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर अकेलापन उसे काट रहा था। वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। उसकी ये फीलिंग्स उसे समझ नहीं पा रही थी। वो अपना हाथ अपने पेट पर रख लेती है और बेड पर लेट जाती है। उसके पास बस करण की यादें थी, करण की फ़ोटो थी, जिसे देखकर वो अपनी आँखों में अपने आंसुओं को पोंछने की नाकाम सी कोशिश करती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद नींद के आगोश में जाकर उसका दर्द कम हो जाए। वो रोते रोते ही सो गई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा करण था। उसने रोते हुए कहा, आप आ गए। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे उस दिन सुबह गया था। रूही ने रोते हुए कहा, आप लौट आए ना मेरे लिए। मैंने आपको बहुत याद किया करण। आप कहाँ चले गए थे? उसने भरे गले से कहा था। करण ने भी अपने गले उसे लगा लिया। वो रोती रही। करण की यूनिफॉर्म को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके गले लगकर बच्चों की तरह सिसकने लगी। तो करण कहता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो ना। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रूही। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ संभाल लोगी। करण उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और अपना हाथ उसके पेट पर रखकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ रूही। तुमने कहा था ना तुम्हें बच्चा चाहिए। देखो मेरी प्यार की निशानी तुम्हारे पास है। मेरे जीने की उम्मीद तुम्हारे पास है। रूही भी उसके हाथों को थाम लेती है। वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। उसने फिर से कहा, मुझे नहीं पता, बस आप लौट आए हैं ना, मेरे पास रहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं ये सब। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। मुझे दर्द होता है करण। सब मुझे इस तरह कहते हैं कि आप नहीं आएंगे। बस आप मेरे पास रहो। मुझसे वादा करो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आपको सब पता है ना, सब कैसी बातें करते हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ जाऊँ। फिर मैं कैसे बढ़ सकती हूँ आपके बिना? मैं तो सोच भी नहीं सकती आपके बिना जीने का, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। कहिए ना करण, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? करण के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुआं सा हो। उसने रूही के बालों को संवारते हुए कहा, तुम्हें जीना है मेरे बिना। तुम्हें जीना सीखना होगा रूही। मैं जा चुका हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ, शायद तुम्हारे ख्वाबों में भी। पर हकीकत में मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ से लौट पाना मुश्किल है रूही। तुम्हें रोता हुआ मैं देख नहीं पाता। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे जीने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें यहीं खुश रहना है। रूही अपनी आंखों में आंसू भर कहती है, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आपने वादा किया था मेरा ध्यान रखेंगे, हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। तो फिर मुझे छोड़कर जाने की बातें कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जा सकते करण। करण उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, मैं पहले ही जा चुका हूँ। तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मैं तुम्हें पाऊंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे पास भी नहीं हूँगा रूही। इस दुनिया में मैं हूँ, वहाँ से वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। पर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी रूही बहुत स्ट्रांग रहे। रूही कसकर करण का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप लौट आए हैं ना? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप आ जाइए मेरे पास, मुझे गले लगा लीजिए। आपने कहा था हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप मुझे किसी और को कैसे दे सकते हैं? करण मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी और को कहाँ दे रहा हूँ, बस अपनी अमानत संभालने के लिए कह रहा हूँ। उसे संभाल कर रखने के लिए कह रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा ना, तुम पर अपना हक जताने लगूँगा। पर तब तक तुम्हें संभालने वाला कोई चाहिए ना रूही। रूही फिर से रोने लगती है और करण को गले लगा लेती है।
करण प्यार से उसकी पीठ को सहलाकर कहता है, शांत हो जाओ, मैं जा चुका हूँ, तुम्हें मेरे बिना रहना है। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही रहते हैं। करण रूही के माथे को हल्का सा किस करते हुए कहता है, मैं लौटूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैं कभी लौट कर ना आऊँ रूही। मैं जहाँ हूँ वहाँ से लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा। तुम अपने बच्चे का ध्यान रखोगी, मेरे प्यार की निशानी का ध्यान रखोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे बिना जीना है, तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी रूही। इतना कहकर करण ने रूही से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो किसी धुएं की तरह गायब सा हो गया। उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वो रोज पर जैसे काम पर जाया करता बिल्कुल वैसी ही थी। रूही एकदम से चीख कर करण का नाम लेकर उठ जाती है। उसने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था, वो सपना देख रही थी। उसकी चीखने की आवाज़ सुन मीरा जी और विवेक भी आ गए। उसे इस तरह रोता देख विवेक को तो समझ ही नहीं आया। मीरा जी ने रूही को गले लगाया, उसे शांत किया। वो बार बार चीख कर कह रही थी, वो जा रहे हैं मुझे छोड़कर, वो चले जाएंगे माँ, उन्हें रोक लीजिए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बातें क्या कर रही है वो। उसके शब्द कटे हुए थे, टूटे हुए थे। वो रोते हुए बस करण का नाम ले रही थी। वो बार बार कह रही थी, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए, उन्हें कहिए मैं उनके बिना नहीं रह सकती। करण वापस आ जाइए, करण मुझे छोड़कर मत जाइए। उसके ये शब्द सबको इतना दर्द दे रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था। मीरा जी को अब समझ आया कि रूही ने कोई सपना देखा है। उन्होंने प्यार से उसे बालों को ठीक करते हुए कहा, वो नहीं आएगा रूही, वो जा चुका है, और जहाँ वो गया है वहाँ से लौट कर आना आसान नहीं होता। जो चले जाते हैं वो बस अपनी यादें छोड़ जाते हैं, धुंधली सी यादें जो हमेशा दर्द देती हैं। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। वो प्यार से रूही के सिर पर हाथ रखती हैं, उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। रूही कहती है, मुझे वो अभी मेरे पास थे, वो अभी ही मेरे पास थे। मीरा जी फिर कहती हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उन्होंने रूही का हाथ पकड़ उसके पेट पर रखकर कहा, ये है तुम्हारे पास, वो ये छोड़कर गया है तुम्हारे पास, अपनी मोहब्बत, अपनी निशानी, इसीलिए ताकि तुम अच्छे से जी सको, खुश रह सको और उसे याद कर सको। रूही रोने लगी कि करण को गए अब बहुत वक्त हो चुका था। शायद उसका लौट आना अब बहुत मुश्किल था। हर कोई तो उम्मीद खो ही चुका था। सबने मान लिया था वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। रूही जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। अपने बच्चे के लिए बस सांसें ले रही थी। विवेक रूही को देख तो रहा था, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। रूही का ये हाल उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो कर क्या सकता था। उसका दिल कर रहा था वो उसे गले लगा ले, उसे कहे कि वो उसके साथ है, पर उसने खुद को रोक लिया। ये गलत होता। रूही के साथ ज़बरदस्ती करना सही नहीं है। उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए मनाना भी सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो मेंटली बहुत वीक है। अगर उनकी किस्मत में खुशियाँ होंगी तो वो मिल ही जाएंगी। उस रात रूही मीरा जी के पास रही। वो पूरी रात नहीं सोई, बस रोती रही। करण के कहे शब्द उसके कानों में जैसे बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें मेरे बिना जीना है। वो बार बार बस इन्हीं शब्दों को कह रही थी, तुम्हें मेरे बिना जीना है रूही, मैं जा चुका हूँ, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा, तुम्हें बस यहीं रहना है, तुम्हें खुश रहना है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा सपना क्यों आया। वो करण की जगह विवेक को दे दे नहीं, वो कभी नहीं दे पाएगी। करण उसकी मोहब्बत है, विवेक उसका दोस्त है। ये कैसे पॉसिबल था। वो ऐसा करेगी तो करण के साथ धोखा होगा, उस इंसान के साथ जिसने उसे पागलों की तरह प्यार किया था। वो पूरी रात नहीं सोई थी। अगली सुबह पूजा के बाद सब हॉल में बैठे हुए थे, सुबह की चाय के साथ। आज काव्या आई हुई थी और शुभी भी और प्रतिभा जी भी रूही को देखने के लिए आए थे। एक महीना बीत गया था, रूही को सबने बस टूटा हुआ ही देखा। रूही बहुत ही प्यारी थी, सब उसे अपने बेटी की तरह प्यार करते थे। रूही की हालत देखकर उन्हें बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत गुमसुम सी हो गई थी, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ऊपर से उसके वो बेरंग से कपड़े, जैसे सबको यकीन था करण अब नहीं आएगा, वो नहीं लौट कर आएगा। हंसती खेलती रूही की ज़िंदगी बेरंग हो चुकी थी, इतनी बेरंग कि अब सबको तरस आने लगा था। रूही सबको चुपचाप से बस देखे जा रही थी। शब्द नहीं थे उसके पास कुछ कहने के लिए। उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या कहना है।
सुबह उसकी माँ से उससे बात की थी। काजल जी ने रूही को बहुत प्यार से एक सवाल किया था, जिसका जवाब शायद उसके पास था नहीं, शायद था पर वो देना नहीं चाहती थी। लेकिन वो कैसे सब कुछ सह सकती थी। उसकी माँ ने कहा था कि वो हमेशा उनके पास रहे। काजल जी रूही को अपने साथ ले जाना चाहती थी, अपने घर। पर रूही कुछ कह नहीं पाई। यहाँ सबको छोड़कर जाना शायद अब पॉसिबल नहीं था। ये सब उसकी ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। अकेले वो रह नहीं सकती थी, समझ कुछ पा नहीं रही थी। राकेश जी रूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या सोच रही है मेरी बेटी? राकेश जी ने इतने प्यार से कहा कि रूही इमोशनल सा हो गई। वो बहुत प्यार करते थे रूही से। वो सच में उसे अपनी बेटी ही मानते थे। उनके लिए वो उनकी बहू नहीं थी। बहू तो वो बाद में बना कर लेकर आए थे, लेकिन वो पहले उनकी बेटी थी, जिसे वो अपने दोस्त से मांग कर लाए थे, हाथों में सजा कर लाए थे। पर शायद इस लड़की की ज़िंदगी इतनी उलझी हुई थी। आगे क्या होगा? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मैं बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल सा हो गई।